हम्म। हेलो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि जो अब लगभग लगभग 60 दिन बच रहे हैं। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टुडे इज़ 27 जुलाई। तो जुलाई का अब 28, 29, 30, 31 4 दिन बचे, और फिर अक्टूबर में 3 दिन है, 7 दिन, मतलब 2 महीना 7 दिन बच रहा है। 67 डेज टू बी प्रिसाइज। तो लगभग लगभग मैं 60 दिन मान के चल रहा हूँ कि 2 या 3 दिन लास्ट का जो होता है वो तो ऐसे ही निकल जाता है, कुछ उसमें पढ़ाई नहीं होती है, और 2-3 दिन ऐसे भी आपका वेस्ट हो जाए, मतलब रफली रफली 2 महीना बच रहा है। तो रफली जब 60 दिन बच रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के रेस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए। तो उससे पहले मेरी जो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो वीडियोस है उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। और कोई भी पर्टिकुलर आपको डाउट पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक डाउट होगा तो डेफिनेटली मैं क्लियर कर दूंगा। अब जितना लंबा मैसेज आप करेंगे तो डेफिनेटली मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता उसको पढ़ना। अगर 1 लाख श्लोक वाला महाभारत जैसा मैसेज अगर करेंगे तो डेफिनेटली वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ स्पेसिफिक अगर डाउट होगा डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली आंसर कि आपको वो हेल्प मेरे से मिल सके। तो अब ये डिस्कस करते हैं कि अगर आपके 60 दिन बच रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो जैसे यूपीएससी ने नया नोटिफिकेशन दिया था कि 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स होगा, तो वो जून के स्टार्टिंग में मिला था, तो आपको 4 महीने मिल रहे थे, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो डाली थी तो आपको क्लियर कर दिया था कि जून और जुलाई ये जो 2 महीना है आप इसको परफेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं मेंस के लिए, ताकि फिर जो अगस्त और सितंबर होगा उसको आप प्रीलिम्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 15 अगस्त तक का वेट कर सकते हैं, जब तक आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसके बाद 15 अगस्त के बाद तो आपको प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है, चाहे आप कितने भी होनहार खिलाड़ी क्यों ना हो प्रीलिम्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है, या स्पेसिफिकली अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको 2 महीने तो लेके चलना होगा कि आपको 2 महीने, दैट इज अगस्त और सितंबर, आपको यूटिलाइज करना होगा प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो अभी तक जो आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नोट्स बनाना हो, चाहे आंसर राइटिंग है, चाहे ऑप्शनल है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कर सकते हैं 15 अगस्त तक। उसके बाद आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली आप शिफ्ट कर सकते हैं आप प्रीलिम्स के प्रिपरेशन की तरफ। मैक्सिमम 1 हफ्ता और रुक सकते हैं। जैसे ही अगस्त इंटर करेगा तो डेफिनेटली आप इंटर कर सकते हैं अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को। तो अब 2 महीने बच रहे होंगे, तो रफली आपको प्रीलिम्स को कैसे टारगेट करना है, आपके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसे चेंज होना चाहिए, उस चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो प्रीलिम्स का जो दो इंपॉर्टेंट पिलर है, एक है आपका रिवीजन, रिवीजन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिवीजन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। और दूसरा पिलर होता है आपके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना। तो जो आपका पहला पिलर है दैट इज रिवीजन, और दूसरा पिलर है आपको मॉक टेस्ट देना है। तो इनमें आपको क्या करना है या फिर कितना टाइम देना है, तो उस चीज को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। तो जैसे रफली आप लेके चल सकते हैं कि आपके पास अभी 60 दिन है। तो आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट अगर आप 30 से 35 मॉक टेस्ट भी देते हैं किसी भी एक कोचिंग का, दैट इज मोर देन इनफ। उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बहुत ही वीक है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आपका प्रीलिम्स निकल सकता है, तो आप मैक्सिमम 50 टेस्ट दे सकते हैं। 50 टेस्ट से ज्यादा आप जितना भी दे रहे हैं फिर वो टाइम वेस्टेज है, उसका कोई यील्ड आपको नहीं मिलेगा, पॉजिटिव आउटपुट उसका नहीं मिलेगा। तो अगर आप लेट से 30 मॉक टेस्ट आपको देना है, तो आपके पास 60 दिन बच रहे हैं, तो आप अल्टरनेट डे अगर मॉक टेस्ट देंगे तो डेफिनेटली वो कंप्लीट हो जाएगा आपके 60 दिन में। तो आप रफली रफली आप मान के चल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वही मानना है, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो आपके पास 60 दिन है, आपको 30 टेस्ट देने हैं, तो आप अल्टरनेट डे एक टेस्ट दे सकते हैं। तो रफली आप कोई भी अगर टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, घर पे भी बैठ के दे रहे हैं, तो आपको लगभग लगभग 6 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे तो आपको बकायदा टेस्ट देने में लग जाएगा, उसके बाद आपको 4 घंटे एनालिसिस में लग जाएगा। तो ये 6 घंटे लगेगा एक टेस्ट देने में, और आप अल्टरनेट डे दे सकते हैं। तो आप 60 दिन में आराम से 30 से 35 टेस्ट दे पाओगे। और फिर आपको ये 6 घंटा को यूटिलाइज कैसे करना है, 2 घंटे में तो आप टेस्ट दोगे, तो बचा जो 4 घंटा उसमें आपको एनालिसिस करनी है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो कुछ सवाल आपके सही होंगे, कुछ सवाल आपके गलत होंगे। जो आपके सही हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सही आपके तुक्केबाजी में भी हुई होगी, तो वहां पे भी आपको क्या नॉलेज और आप सीखने को मिल सकता है, वो भी आप एक्वायर कर सकते हैं। जो आपका गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, आपको क्या एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत थी, तो वो भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। साथ में आप स्मार्ट गेसवर्क को भी डेवलप कर सकते हैं कि ये सवाल लेट से मेरे को नहीं पता था, लेकिन फिर भी सही किया जा सकता था थ्रू सम लॉजिक और स्मार्ट गेसवर्क। तो वो क्या स्मार्ट गेसवर्क या लॉजिक हो सकता था। तो जो भी सवाल गलत हुआ है तो वो कैसे सही किया जा सकता था, इस पर भी आपको एनालाइज करना है। तो वही वो 4 घंटे के भीतर ही वो एनालाइज करना है। तो ये रही मॉक टेस्ट एनालिसिस की बात।
कि आपको मॉक टेस्ट देना है। एक हो गया आपको मॉक टेस्ट देना है, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पिलर है आपका रिवीजन। और जहां तक मैं मॉक टेस्ट देने की बात कर रहा हूं, उसमें आपको लास्ट जो 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी का प्रीलिम्स का, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी किस एरिया से सवाल आ रहा है तो वो एरिया भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और साथ में आपकी स्मार्ट गेस वर्क की स्किल भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से डेवलप होगी, कि धीरे धीरे आपको कुछ आइडिया लगने लगेगा कि लेट से आपको आधा अधूरा भी पता होता तो भी ये सवाल निकाला जा सकता था। उसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है रिवीजन, और रिवीजन टोटल आप लेके चल सकते हैं 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं प्रीलिम्स के लिए। वन इज हिस्ट्री, अदर इज ज्योग्राफी, थर्ड इज पॉलिटी, फोर्थ इज इकोनॉमी, फिफ्थ इज एनवायरमेंट, सिक्स्थ इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सेवंथ इज करंट अफेयर्स। तो ये 7 पिलर है। तो आपके पास 60 दिन बच रहे हैं, दैट मीन्स 2 हफ्ता है, दैट मीन्स 2 महीना है, दैट मीन्स 8 हफ्ता है। लास्ट वाला जो वीक है उसको हटा दीजिए, आपके पास 7 वीक बचेगा। हर वीक में आपको एक एक टॉपिक उठा के रिवाइज करते जाना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो रफली आपको टाइम कैसे मैनेज करना है वो मैंने बता दिया, और अब रिवीजन अब कैसे बेटर कर सकते हैं उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो अब जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 को आपका रिवाइज करना है। तो हिस्ट्री आप रिवाइज करेंगे स्पेक्ट्रम से, और रिवाइज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है कि स्पेक्ट्रम में जो समरी लिखी हुई है हर चैप्टर के एंड में उसको आप रिवाइज कर ले। दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिवाइजिंग मॉडर्न इंडिया फ्रॉम स्पेक्ट्रम। उसके अलावा आपको ज्योग्राफी रिवाइज करना है, तो ज्योग्राफी में जो मेन जो आपका कंसंट्रेशन होगा वो एनसीईआरटीज पे ही होगा। दे आर द बेस्ट बुक फॉर ज्योग्राफी। तो उसमें जितने भी मैप्स हैं एनसीईआरटीज में, जब उसको आप रिवाइज करते जाओगे तो इफेक्टिवली आपकी ज्योग्राफी भी रिवाइज होती जाएगी। तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग ज्योग्राफी, कि आप सारे मैप्स जो एनसीईआरटीज में उसको रिवाइज करते जाओ। पॉलिटी लक्ष्मीकांत रिवाइज करने का बेस्ट तरीका होता है कि जितने भी आर्टिकल्स है फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 370 उसके लैंग्वेज को आप पढ़ते जाओ। आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज कर लोगे, दैट टू इन ए डे ओनली। 10 घंटे में आराम से पूरा आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स रिवाइज करने का बेस्ट तरीका होता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, करेंसी कब वीक होती है, स्ट्रांग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, जीडीपी के जितने कंसेप्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पे सवाल आते ही आते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, तो ये सब चीज को आप जितने अच्छे से रिवाइज करेंगे उतना बेटर होगा। एक साल का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से रिवाइज करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं स्पेसिफिक एक वीडियो ही बना दूंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको कैसे प्रिपेयर करना है, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप वहां से देख सकते हैं। और उसके अलावा इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट को तो मैं सेपरेटली टैकल ही कर रहा हूं, लेकिन जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर शंकर फॉलो कर रहे हैं तो उसको अच्छे से फॉलो कर लिए। साथ में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जैसे नेशनल पार्क्स, रामसर साइट्स, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ इंडिया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ये सबको आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा। अब रही बात, कुछ ये सब डाउट होता है कि अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो मैंने रफली बता दिया 30 से 35 काफी होता है। किसी भी एक कोचिंग का करेंगे, चाहे करंट अफेयर्स कर रहे हैं चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, किसी भी एक कोचिंग का कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे से करना है। अब 1000 कोचिंग का कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सीधी सी बात है, अगर करंट अफेयर्स का सवाल आ रहा है 3 लेवल में आप डिवाइड कर सकते हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। इजी टू मीडियम अगर आप किसी भी कोचिंग का कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। डिफिकल्ट ऐसा होता है कि भाई साहब आप 10 कोचिंग पे माथापच्ची कर लेंगे, उसके बाद भी जो डिफिकल्ट आएगा दैट मींस वो डिफिकल्ट है, उसका मतलब कि आप कितने भी पढ़ लेंगे ना वो आपको नहीं सॉल्व किया जा सकता है। वो कुछ आप स्मार्ट गेस वर्क से सॉल्व कर लेंगे तो दैट इज ओके, लेकिन अगर ऐसे सॉल्व नहीं होगा तो मेरा बोलना कुल मिला कि है कि आप चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हैं चाहे आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, कोई एक सोर्स को आपको रेफर करना है और उसको रिलीजियसली करना है। अब 2-3 सोर्स आप करते जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और करंट अफेयर्स एक सोर्स को करना है, अच्छे से करना है, और एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम नहीं देना है। करंट अफेयर्स की डिटेल्ड स्ट्रेटजी से रिलेटेड मैंने वीडियोस पहले डाल दिया है, स्पेसिफिकली मैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो आप वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए, तो मैं मानता हूं आप कोई भी टेस्ट दे 100 प्लस का स्कोर होना ही चाहिए। 100 माइनस का स्कोर है कि तो फिर वो डिफिकल्टी जोन में आप घुस रहे हो, आप फिर बॉर्डर के आसपास ही घूमोगे या फिर वो भी क्रॉस नहीं हो पाएगा आपका कट ऑफ, तो 100 प्लस तो होना ही चाहिए। लेकिन दैट टू अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कोचिंग के टेस्ट पेपर टफ होंगे, कुछ के इजी होंगे, इवन एक ही कोचिंग के कुछ टेस्ट टफ होंगे कुछ इजी होंगे, तो एक यूनिफॉर्म बेंचमार्क तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ हर टेस्ट में आपको 100 प्लस तो मिनिमम स्कोर करना ही करना है। क्योंकि यूपीएससी का पेपर मैं 2018 और 19 की बात करूं, 18 का पेपर वाज द टफेस्ट पेपर ऑन रिकॉर्ड फ्रॉम 2011 टू 2019, और 19 का बोलूंगा उससे हल्का इजी था लेकिन उसी लेवल का था। फिर भी कट ऑफ 100 के आसपास गया है जनरल का, दैट मींस कि यूपीएससी कितना भी टफ पेपर दे दे, हो नहीं सकता कि कट ऑफ 100 से नीचे गिर जाएगा।
तो जब उस पर्टिकुलर कंडीशन में जब 100 से नीचे नहीं गिर रहा है, तो आप किसी भी कोचिंग का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर 100 से नीचे आ रहा है और एक बार आ गया तो चलो ठीक है, कुछ कल्चर में आ गया तो कल्चर आपका वीक होगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आपको रिपीटेडली आ रहा है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, वो आपको देखना होगा आपको कम क्यों आ रहा है, फिर आपको एनालाइज करना होगा आपकी वीकनेस कहाँ है, रिवीजन में वीकनेस है, या स्मार्ट गेस वर्क डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, या अटेम्प्ट ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कुछ एरियाज वीक है आपका, या फिर आप सही से रिवीजन नहीं कर रहे हैं वीक एरियाज का, या जो रिपीटेटिव एरियाज है, यूपीएससी बार बार जिस एरिया से सवाल पूछती है वो एरिया को भी आपने अच्छे से नहीं किया है, जैनिज्म बुद्धिज्म से सवाल आपका गलत होता है, दैट मींस क्वेश्चन मार्क है आपके प्रिपरेशन पे डेफिनेटली। अब एक दिन लगता है जैनिज्म बुद्धिज्म को अच्छे से करने में, अगर वो भी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप ज्यादा फिर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना ज्यादा करना चाहिए। और स्पेसिफिकली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आप अगर प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं डेट विद जनरल कैटेगरी, 90 माइनस में कोई स्कोप नहीं है, मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूं, 90 माइनस में कोई स्कोप नहीं है। और फिर ये चीज मैंने मतलब इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोली थी, तो कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मे बी आप इतना अटेम्प्ट देने के बाद वो पॉसिबल हो पाता होगा। तो मेरा जो पहला अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स का स्कोर था वो 138 पॉइंट समथिंग था। तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपके प्रीलिम्स के स्कोर काफी ज्यादा तभी होंगे जब आपका अटेम्प्ट बढ़ रहा होगा। हाँ, अगर 100 माइनस है आपका प्रीलिम्स का स्कोर, दैट मींस कि आपके प्रिपरेशन पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन 100 प्लस जिसका स्कोर है, 100 110 है, जिसका 130 135 है, डिफरेंस ज्यादा नॉलेज में नहीं होता, डिफरेंस जो आता है वो आपका आता है आपके कॉन्फिडेंस में और आपके स्मार्ट गेसवर्क के स्किल में, और कोई डिफरेंस नहीं होता है। और जहां तक इवन जो मैक्सिमम कमेंट सेक्शन में प्रीलिम्स से रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है मेरे से कि सिविल सर्विसेज का अगर कट ऑफ प्रीलिम्स का क्लियर करना और फॉरेस्ट सर्विसेज का क्लियर करना, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में नॉलेज का कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर ये कोई आपको बोल रहा है कि अच्छा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आपको कुछ ज्यादा पढ़ना होगा, तो ये बिल्कुल गलत एडवाइस होगा। ज्यादा पढ़ना नहीं होगा, आपको अटेम्प्ट ज्यादा करना है, आपको गेसवर्क स्मार्ट गेसवर्क आपको ज्यादा करना है, ये आपका 90% एरेना होगा। और फिर 10% होगा कि हाँ आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत तो करनी होगी। अब ये मैं डिनाई नहीं कर सकता कि मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन अगर ये बोला जा रहा है कि कोर एसेट है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, तो वो गलत बात है। और कितने एक कोचिंग का भी आप करेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ, कि आप किसी भी कोचिंग का अगर मॉक टेस्ट कर रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आप एक बार इस एटीट्यूड के साथ अटेम्प्ट कर लीजिएगा कि लेट्स से अगर नहीं भी पता होता तो भी कैसे आंसर निकाला जा सकता था। अब कुछ कुछ जो एरियाज में आपको अभी क्योंकि अब मैक्सिमम लोग फिर से ये पूछेंगे ही पूछेंगे कि इनकेस अगर उनका स्कोर 80-90 के आसपास आ रहा है लेकिन फिर भी फर्दर स्कोर बढ़ाना है तो क्या किया जा सकता है, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो मैं लास्ट आवर पे दे सकता हूं जब 2 महीने बच रहे हैं तो वो क्या होंगे, या फिर कुछ ऐसी क्या चीजें होती है पढ़ाई के अलावा जो मैटर करती है और काफी मैटर करती है जब आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको मार्क्स अगर बढ़ाना है, आपके 90 अगर 90 95 ये इसके आसपास आप घूम रहे हैं, कि बॉर्डर के आसपास घूम रहे हैं, दैट मीन्स आपने लगभग तैयारी अच्छे से कर ली है। कि अगर यूपीएससी का कट ऑफ 100 के आसपास जा रहा है, आपका स्कोर अगर 90 से लेकर 110 के बीच में, दैट मीन्स आपका नॉलेज लेवल एक बेयर मिनिमम तो आपने अचीव कर ही लिया है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, आपको एक फिनिशिंग टच देना होगा। कुछ कुछ एरियाज जो बार बार पूछे जाते हैं वो आपका वीक नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ एरियाज पे आप डेफिनेटली आपको पढ़ाई करनी होगी, ध्यान देना होगा, लेकिन मेन मंत्रा जो आपका होगा वो ज्यादा पढ़ना नहीं होगा। अगर अगर 90 नंबर नहीं आ रहे हैं, अगर 200 नंबर का प्रीलिम्स हो रहा है, 90 नंबर पे भी अगर क्वेश्चन मार्क है, तो डेट मीन्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वहां पे आपका पूरा जीने मरने का जो सवाल है कि आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है। लेकिन अगर वो अचीव हो गया, आप कट ऑफ के आसपास घूम रहे हैं, तो उसके बाद आपको मेन जो फोकस है वो पढ़ाई पे नहीं होगा, मेन फोकस होगा थोड़ा स्मार्ट गेस वर्क, थोड़ा आपका एटीट्यूड चेंज करना कि आप कैसे कॉन्फिडेंटली जो सवाल नहीं भी पता है उसका भी आप सही से आंसर निकाल सके, वो मेन एटीट्यूड होगा डेवलप करना, मेन एस्पेक्ट होगा। अब किस किस एरियाज पे आपको ध्यान देना चाहिए, अगर आपका नंबर 80-90 है, आपको अगर 20-30 और बढ़ाने हैं तो किन किन एरियाज पे आपको फोकस करना चाहिए। पहले जो आपका वीक एरिया वो आपको पता होगा, मे बी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया वीक हो सकता है, मे बी आपका कल्चर वीक हो सकता है, मे बी आपने करंट अफेयर्स एक साल का अच्छे से नहीं किया होगा, बाद बाकी आपका एरिया स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ वीक एरिया हर किसी का होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको उस वीक एरिया पे वर्क करना होगा और रिवाइज करना होगा अच्छे से, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका एरिया वीक कौन है। अगर आपको नहीं पता है तो आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, 2-3 दीजिए, और उसके बाद आपको धीरे धीरे जब तीनों टेस्ट का एक ओवरऑल एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अभी आपका ये एरिया वीक है। कि आप हो सकता है आप मैप वर्क में वीक हो, 5-6 सवाल आते हैं, मे बी आपका गवर्नमेंट स्कीम का एरिया वीक हो, मे बी आपने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कौन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है वो आपने अच्छे से नहीं किया हो। कुछ कुछ एरियाज आपका वीक होगा, वो वीक एरियाज आपको पता होने चाहिए, उस पर आपको फोकस करना ही करना होगा। कुछ कुछ एरियाज होते हैं यूपीएससी में, उसको मैं कहता हूं रिपीटेटिव एरियाज। रिपीटेटिव एरियाज का मतलब है कि वहां से सवाल आने ही आने हैं, वो घिसा पीटा एरिया है, यूपीएससी बार बार पूछता है
और अगर वो एरिया आपका वीक रह गया तो फिर डेफिनेटली प्रीलिम्स पे क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ कुछ एरियाज में आपको बता देता हूं, फिर से बता देता हूं। हिस्ट्री में जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति मूवमेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये 4 एरिया में 3 में सवाल आना ही आना, हर साल आता है। तो ये चारों एरिया में अगर आपको कोई भी एक वीक है तो आपको डेफिनेटली यहां पे वर्क करना है। ज्योग्राफी की बात करूं तो इंडिया से एक रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पे एक सवाल आना ही आना है। माउंटेन रेंजेज ऑफ इंडिया पे लगभग एक सवाल आना ही आना है मैप वर्क पे। अब इंटरनेशनल मैप वर्क से अगर मैं बात करूं तो मिडिल ईस्ट पे यूपीएससी का फोकस हर साल होता है, एक सवाल हर साल आता ही आता है। तो ये सब एरियाज आपका वीक नहीं हो सकता है। ऊपर से अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी ऐसा एरिया, अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से चाट ली तो आपका रफली अगर 16 से 17 सवाल पॉलिटी का आता है तो सारा का सारा सही होगा। पॉलिटी में ठीक है, मान लेते हैं अगर 17 सवाल आ रहा है तो एक गलत हो जाता है, इतना ह्यूमन एरर होता है, कितना भी आप तेजाल हो, कितना भी आपने मेहनत की हो, कितना भी अच्छे से आपने रिवाइज किया हो, तो एक गलत हो जाता है। अगर 17 सवाल आ रहा है तो अगर उसमें 16 सही नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स आपने अभी तक पॉलिटी अच्छे से नहीं की है। और पॉलिटी इतना इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत इस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर केवल पॉलिटी सोचेंगे तो लगेगा कि मे बी 20% ऑफ द इंटायर सिलेबस है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो पॉलिटी आप देखोगे तो ये 20% ऑफ द सिलेबस लगेगा। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि 100 सवाल आते हैं प्रीलिम्स में और 40 से ज्यादा सवाल सही निकाल ले पूरे प्रीलिम्स में विथ कॉन्फिडेंस कि जैसे अगर कोई भी सवाल आया है और आप कुछ मार्क कर रहे हो उसका आंसर ABCD, आप जो मार्क कर रहे हो 100% कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये मार्क कर रहा हूं और आंसर भी इसका यही होगा, वैसे सवाल 40 से ज्यादा नहीं होते हैं। आप कितने भी तेजाल हो, आपका कितना भी नॉलेज है, वो 40 से ज्यादा नहीं हो रहा है। अब जो ये बोलता है कि मेरे 60-70 सवाल 100 में तो आसानी से आते हैं, भाई साहब केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है, केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है। मैं 3 अटेम्प्ट में 130 प्लस का प्रीलिम्स में स्कोर है, उसके बाद भी, और तीनों बार मैंने जनरल कैटेगरी से फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स भी निकाला है, उसके बाद भी मैं ये बोल रहा हूं कि 100 सवाल में से 40 सवाल से ज्यादा किसी को नहीं आता है, बहुत हो गया तो 45, उससे ज्यादा जो बोल रहा है केवल बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो जब 100 सवाल में से 40 सवाल आपको विद कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो 40 सवाल में से 16 सवाल जब आपको पॉलिटी दे रहा है, तो पॉलिटी का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है वो आपको अच्छे से समझ में आ सकता होगा। तो पॉलिटी अच्छे से करनी है क्योंकि ये रिपीटेटिव एरियाज है और सवाल आएगा तो आपका सही होना ही होना है अगर अच्छे से तैयारी की है। इकोनॉमिक्स में जो जैसे रिपीटेटिव एरियाज है, क्या स्टेप लिया जा सकता है फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, किस सिचुएशन में करेंसी स्ट्रांग होगी, वीक होगी, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड 4-5 सवाल ये हर साल आता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट से रिलेटेड सवाल हर साल एक आएगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, रामसर साइट से 3-4 सवाल हर साल आता है। नेशनल एक्ट, इंटरनेशनल कन्वेंशन, एनवायरमेंट रिलेटेड, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 3-4 सवाल हर साल आता है। और फिर उसके अलावा कल्चर में जैसे भक्ति मूवमेंट, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर साइंस एंड टेक में जनरली करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल, और फिर लास्ट 1 साल का करंट अफेयर्स। तो ये सब ऐसे एरियाज हैं जो काफी रिपीटेटिव है। आप अगर एक बार मेहनत कर लेंगे तो यहाँ से आपका यील्ड निकलना ही निकलना है। तो ये रिपीटेटिव एरियाज है, इनमें एक भी एरिया जो मैंने आपको अभी तक बताया वो आपका वीक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको रिवीजन, आप जितने अच्छे से रिवाइज करेंगे, अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है वो भी मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। तो रिवीजन भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट गेस वर्क डेवलप करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेसिफिकली अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं और विद सर्टेनिटी का ये मतलब है कि अगर कट ऑफ इस बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का 115-116 के आसपास, शायद अगर यूपीएससी ने आउट किया है कि नहीं आउट किया मेरे को अभी तक पता नहीं है क्योंकि इस बार तो मैं दिया नहीं था। तो 115 से 116 के बीच में कट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का होगा, आ गया होगा तो आपको भी पता होगा इतना के आसपास ही होगा। अब सर्टेनिटी के साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, दैट मींस आपका प्रीलिम्स का इस साल का स्कोर 125 होना चाहिए था। 125 अगर नहीं हो रहा है, दैट मींस कि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी सर्टेनिटी के साथ निकालने के लायक नहीं थे। तो आप अगर चाहते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स आप सर्टेनिटी के साथ निकाल लें, तो आपको अटेम्प्ट, जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस, उतना ज्यादा आपको अटेम्प्ट करना होगा। साथ में स्मार्ट गेस वर्क की स्किल डेवलप होनी चाहिए। अब कोई अगर ये बोल रहा है कि नॉलेज का गेम होता है, तो वो नॉलेज का गेम करते ही रह जाएगा। फिर ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। सिविल सर्विसेज का अगर प्रीलिम्स निकलेगा तो भगवान भरोसे निकलेगा कि कट ऑफ के 2 नंबर पार आ गए, वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं निकलेगा। और जब कॉन्फिडेंस के साथ नहीं निकलता है ना, तो उनका जनरली क्या होता है कि मेंस भी अटक जाता है। रीजन ये होता है कि अगर आप प्रीलिम्स के में जो आपका जो स्कोर है वो कट ऑफ के आसपास है, तो आपका 1 महीना तो वहीं गुजरेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और जब वहां पे वही आप ये सोच 1 महीना तक चली गई, तो अब 3 महीना तो आपको मिले हैं इस बार, 1 महीना उसी में उड़ेगा। लास्ट का 1 महीना तो केवल रिवीजन के लिए होता है। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए आपके पास 1 महीना बचेगा। और 1 महीना में आप
वो सही से तैयारी हो नहीं पाएगी। आप इफेक्टिवली, अब मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेटली इसलिए भी आपको स्मार्ट गेस वर्क और ये ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने ज़्यादा मॉक्स दे सकते हैं दीजिए, 30 से 40 मॉक्स विल बी मोर देन इनफ। और जब आप रिवीजन कर रहे होंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, अगर आपने स्पेसिफिकली अगर GS1 के नोट्स नहीं बनाए होंगे मेंस एंगल से, तो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि होगा क्या कि हिस्ट्री ज्योग्राफी जो प्रीलिम्स के लिए वही मेंस के लिए, बस अंतर ये हो जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल है, यहाँ पे सब्जेक्टिव है, पढ़ना वही होता है। जब आप एक बार प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उस समय आप मेंस के एंगल से नोट्स भी बना लीजिए, एक तीर से आपका दो निशाना लग जाएगा। तो अगर आपने ये नहीं किया है, कर लिया है तो अति उत्तम है, नहीं किया है तो डेफिनेटली आप इस टाइम पे कर सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि 10 घंटे आप पढ़ेंगे लेकिन आप मेंस के लिए भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, कि आप 7 से 8 घंटे प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, 2-3 घंटे आप मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा आप ऑप्शनल से टच में ना हटे। होता क्या है कि प्रीलिम्स देने के बाद आप GS से तो टच में रहते हैं, लेकिन ऑप्शनल से टच हट जाता है तो वो कॉन्फिडेंस हट जाता है। तो 2 हफ्ता तो वो कॉन्फिडेंस लाने में लग जाता है, लेकिन आप एक घंटा भी डेली अगर ऑप्शनल आप पढ़ रहे होंगे तो लगेगा आप टच में हैं, तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा। और फिर अब ये तो रही पूरी पढ़ाई की बात। अब पढ़ाई के अलावा अगर कुछ माइंडसेट या एटीट्यूड वाली बात हुई तो बस वो 2 चीजें होती है। एक, अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज टारगेट कर रहे हैं, दैट्स ओके। नहीं भी टारगेट कर रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज टारगेट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर वो टारगेट करेंगे ना, तो आपका सिविल सर्विसेज का तो कट ऑफ निकलेगा ही निकलेगा। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को टारगेट करके चलते हैं और सीरियस होते हैं, तो अगर उनका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ नहीं निकल पाया तो सिविल सर्विसेज का तो निकलता ही निकलता है। अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का निकले नहीं निकले वो अलग बात है। तो डेफिनेटली आप टारगेट एम ही अपना ऊंचा रखिए, मेरा ये बोलने का मतलब है। एक तो ये पहली बात, और दूसरी बात है प्रीलिम्स और आपका इंटरव्यू, ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस और माइंडसेट का गेम है। मेंस आपके आंसर राइटिंग और कंटेंट का खेल हो सकता है, मेनली आंसर राइटिंग और डेफिनेटली आपके नोट मेकिंग का ही खेल होता है। लेकिन जो आपका इंटरव्यू और स्पेसिफिकली प्रीलिम्स है, उसमें काफी आपके माइंडसेट और कॉन्फिडेंस का गेम होता है। माइंडसेट मतलब अगर आप डर गए, आपको वो लग रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो भाई साहब आपका नहीं होगा, मैक्सिमम चांस है। लेकिन आप डरने के बाद भी आपको अंदर से फीलिंग आ रही है मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है। अगर वो माइंडसेट आपने डेवलप कर लिया, लास्ट के 2 महीने तक आपने कंटिन्यू कर लिया, और जिस दिन प्रीलिम्स होने वाला है उसके एक दिन भी पहले आपका ये माइंडसेट है कि अगर मेरा नहीं होगा तो फिर किसका हो रहा है, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई की है। अगर ये माइंडसेट है तो आपका निकलना ही निकलना है। क्योंकि होता क्या है कि फाइनली जो भी सीरियस है वो 40 से 45 सवाल तो निकाल ही लेगा जो इजी टू मीडियम है। बाद बाकी डिपेंड पूरा गेम इस चीज पे पड़ता है कि जो बचे, जो आप अगर 90 सवाल अटेम्प्ट करोगे तो 40 से 45 जो एक्स्ट्रा सवाल अटेम्प्ट करोगे उसमें कितने सही होते हैं। वो सही तभी होंगे जब आप स्मार्ट गेस वर्क की स्किल डेवलप करोगे, ऑन द स्पॉट दिमाग लगाओगे। तो जो ऑन द स्पॉट काफी दिमाग लगा लेते हैं तो वो अटेम्प्ट भी ज्यादा करते हैं और उनमें उनका ज्यादा सही भी होता है। तो ऑन द स्पॉट आप दिमाग तभी लगा पाओगे जब आप एकदम कूल माइंड से जाओगे एग्जाम देने के लिए। और कूल माइंड से तभी जाओगे जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई है, आपका माइंडसेट वैसा है कि मेरा होना ही है। अगर डरने वाली बात होगी ना कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा डर तो ऑब्वियस सी बात है, एज ए ह्यूमन लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर ऐसा डर लग रहा है कि अब होगा कि नहीं होगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो वो अगर आपको डर लग रहा है तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। उस केस में क्या होता है, फिर नहीं होता है, क्योंकि माइंडसेट का ही खेल है। क्योंकि अगर कोई ऐसा सवाल आ रहा है जो जिसके बारे में आपको हल्का हल्का आइडिया है, और हर किसी को जो कितना भी पढ़ाई कर लिया होगा उसको भी हल्का हल्का ही आइडिया होगा। अब जो ये सोच के बैठा हुआ है कि ये मेरे से नहीं हिलेगा तो किससे हिलेगा ये सवाल, वो ज्यादा चांसेस सही कर लेगा। आप सोच रहे हो कि मैंने पढ़ के नहीं आया हूं, मेरा होगा ही नहीं, तो फिर आपका फिर वो सवाल भी गलत होगा, क्योंकि जब वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो चीज सही होती नहीं है फिर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी अगर डिमोरलाइज हो रहे हो, नेगेटिव सा माइंडसेट अगर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप उन लोगों के साथ रहो, वो काम करो जहां से आपको पॉजिटिविटी आए। तो ये पॉजिटिविटी काफी इंपॉर्टेंट होती है प्रीलिम्स के एंगल से। अब ये चीज मैं अगर आपका प्रीलिम्स 1 हफ्ते के बाद हो तो जो मैंने अभी लास्ट 5 मिनट में बोला है वो मैं नहीं बोलूंगा। रीजन बीइंग कि जो डरे हुए हैं तो वो और डर जाएंगे। लेकिन मैं 2 महीने पहले पे इसलिए बोल रहा हूं कि ये चीजें एटलीस्ट एज ए ट्रुथ, एज ए फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं अभी इस टाइम पे बोल रहा हूं। तो डेफिनेटली आपको ये 2 महीने कैसे यूज करने हैं प्रीलिम्स के एंगल से, राइट फ्रॉम रिवीजन टू राइट फ्रॉम रिवीजन एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टू आपको आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा माइलेज मिल जाए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो मेरा मेन मकसद यही था इस वीडियो को लॉन्च करने का। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।